हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूं आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको एक टिप्स बताना कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में कैसे 100 आउट ऑफ 100 गेन करें या फिर 90 प्लस कैसे गेन करें। देखिए, 100 आउट ऑफ 100 गेन करना ये तो कुछ खास बच्चों के लिए है, लेकिन 90 प्लस गेन करना ये तो हर किसी के बस में है। ये तो आप या फिर कोई भी बच्चा गेन कर सकता है। इतना तो आप तो एफर्ट लगा ही रहे होंगे। इसलिए मैं क्यों ना बात करूं यहाँ पे 90 प्लस स्कोर करने के ऊपर कि आप यहाँ पे 90 प्लस स्कोर कैसे करें। तो बातें करते हैं। ये वीडियो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद से प्रॉमिस्ड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ वीडियो देखकर और अपने मन को बस एक तसल्ली दे लेना चाहते कि हाँ हाँ मैं ऐसे ही तैयारी करूंगा। तो अगर आप खुद से प्रॉमिस है तो इस वीडियो में आगे बढ़िए, नहीं तो आप यहां से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर लास्ट में आपको टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो। तो मेरा जो सबसे पहला टिप्स है, जो बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि व्हाट शुड स्टडी फर्स्ट, हमें किस चीज को पहले पढ़ना चाहिए। तो इस बात को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम किस चीज को पहले पढ़ें, किस चीज को कैसे कैसे आगे बढ़ते चले। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप बोले या फिर स्टडी मैप आपको बनाना पड़ेगा। ये स्टडी मैप रोड मैप कैसा होगा, कैसे बनाएंगे इस स्टडी मैप को, रोड मैप को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रीफर करना होगा, सबसे ज्यादा तवज्जो देना होगा जो टॉपिक मोस्ट वेटेज होंगे, यानी कि जिनके नंबर ज्यादा आने वाले हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं या फिर जिनसे ज्यादा मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि मोस्ट वेटेज टॉपिक को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप हो सकता है कि बहुत सारे शॉर्ट आंसर वाले को भी आप सॉल्व कर पाए। दूसरी जो बातें होती हैं, जो बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसी बात में ये बातें निकल के आती हैं कि आप पहले स्टडी में सबसे पहले क्या स्टडी करें। क्या हम सर पहले अपने वीकनेस पे ध्यान दें या फिर पहले अपने स्ट्रेंथनेस पे ध्यान दें। हम पहले किस पे ध्यान दें कि हम अपने वीकनेस को सही करें या फिर जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस चीज को हम ज्यादा फोकस करें। तो मेरी बच्चों आपसे यही सलाह है कि आप सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को 100% दें। 100% देने का क्या मतलब होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसमें से सिंगल क्वेश्चन भी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, सिंगल क्वेश्चन भी इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाले में से नहीं छूटना चाहिए। तो इस पॉइंट को आपको 100% देना है। क्या होता है कि बच्चे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि ट्रिगोमेट्री ही ले लेता हूं या फिर पोलिनोमियल का कोई टॉपिक ले लेता हूं। तो पोलिनोमियल में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये टॉपिक मेरे लिए आसान है, ये टॉपिक मेरे लिए आसान है, ये तो हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में वो बैठते हैं तो वही टॉपिक उनको परेशान करने लगता है। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तो 100% आपको ठीक करना है और साथ ही साथ अपने वीकनेसेस पे आपको ध्यान देना है कि हमारी जो कमजोर नब्ज है वो भी ढीली ना पड़े। तो पहले आपको स्ट्रॉन्ग, सेकेंडरी आपको वीकनेस पे ध्यान देना है। इसके अलावा थर्ड इसमें बात करें कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसी में हम लोग बातें करेंगे कि आप कभी भी जो आप स्टडी करने बैठे तो आप सबसे पहले ऐसे टॉपिक को पढ़ें जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो। क्यों इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे भाई साहब? तो क्या सिर्फ हम इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ते रहेंगे? नहीं, इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़ने का मेरा यही राय इसलिए है कि जब आप इंटरेस्टेड टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे क्या होने लगा कि इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर मजा आएगा। मजा जब एक बार आना शुरू हुआ तो पढ़ाई आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला बात करें कि हम लोग कौन से बुक से रिवीजन करें। अगर बात करें मैथ्स की, किस बुक से रिवीजन करें? अगर बात करें मैथ्स की
तो मैथ्स वालों के लिए सबसे पहले कि देखिए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में अंतर होता है। कुछ जैसे आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा का बुक उठाते हैं, तो आपको एक टाइप के क्वेश्चन पे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलते चला जाता है। तो इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है कि जो एक ही टाइप के क्वेश्चन बैठे बनाते जा रहे हैं, पता चला कि अगला टाइप का क्वेश्चन हमसे छूटते चला जा रहा है, क्योंकि टाइम कम है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। तो इसीलिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की जगह पे नंबर ऑफ टाइप्स पे ध्यान दें। नंबर ऑफ टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट होगा इसके लिए एनसीईआरटी का बुक या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक। ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। और देखिए, मैथ में तो आपका 2 तरह का मैथ्स, आपको पता है कि 2 तरह के मैथ्स वाले स्टूडेंट आ जाते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। बात करें सबसे पहले बेसिक वालों के लिए, तो बेसिक वाले सिंपल सी बात है कि आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर तो आपका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। बात करें स्टैंडर्ड वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों को भी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी सॉल्व करना ही करना है। साथ ही साथ आपको आरडी शर्मा का एग्जाम्पल सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। आरडी शर्मा का एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल में एक टाइप पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, जबकि आप एक्सरसाइज में जाइएगा तो एक टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए आरडी शर्मा का एग्जाम्पल या फिर आप आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम लोग के रिवीजन किस बुक से रिवीजन करें मैथ्स वालों के लिए। बाद बाकी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब वालों के लिए, इंग्लिश हिंदी वालों के लिए तो आप सबसे ज्यादा आप स्टोरी या फिर जो पोएट्री सेशन है उस चीज को 2 बार 3 बार जितना बार आप पढ़ सकते हैं मन लगा के अच्छे से इस तरीके से पढ़िए कि वो जो कहानी है, स्टोरी है, आपके बैकग्राउंड में चलती रहे, आपके मन मस्तिष्क में वो जो पोयम है वो गूंजता रहे। ऐसा कैसे होगा? तो जब आप उसमें डूब के पढ़िएगा, मतलब कि मन लगा के अच्छे तरीके से उसको इमेजिनेशन करके पढ़िएगा, फिर वो स्टोरी हो या फिर आपकी जो पोएट्री हो, वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। इसके लिए आप ऑनलाइन चैनल वगैरह का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी को शॉर्ट रूप में इतने अच्छे तरीके से ब्रीफ कर देते हैं कि वो टॉपिक जो होता है बच्चों को याद हो जाता है। तो और बात करें साइंस और सोशल साइंस वाले के लिए, तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। एक एक पॉइंट को आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट के बारे में आप लोग डीपली स्टडी कीजिए, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक एक करके बातें आते हैं कि अब बात समझते हैं कि सैंपल पेपर सॉल्व करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चों, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक को लेकर कि सर सैंपल पेपर सॉल्व करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बात करें तो पिछले 2 बार में पैटर्न कंटिन्यू चेंज होते आ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज है कि सर प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर। देखो बच्चों, बात करें कि सैंपल पेपर के बारे में, तो सैंपल पेपर इस बार आने वाले क्वेश्चन के लिए एक आपको वे दिखा देता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो क्या करता है कि आपको क्वेश्चन का लेवल, आपके पेपर का लेवल कितना हार्ड, कितना आसान, मॉडरेट आने वाला, इजी आने वाला, हार्ड आने वाला, इस बात को आपको एनालाइज करा देता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रिपीट हो जाते हैं। हो सकता है उसमें डिजिट अलग हो, बातें अलग हो, लेकिन बहुत सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसमें रिपीट कर जाते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और 15 जनवरी के बाद मेरी जो राय है, मेरी पर्सनल राय है ये, अब आप आगे अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है, आप अगर 70% से अबव अपने सब्जेक्ट में प्रिपरेशन आपने पूरा कर लिया है, तो आप अभी से सैंपल पेपर शुरू कर दीजिए। वरना मेरी राय रहेगी कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है उन लोगों के लिए जो सैंपल पेपर है 15 जनवरी के बाद से आप सैंपल पेपर देना शुरू कीजिए। अब बात करें फॉर्मूला चार्ट। मैथ वालों के लिए फॉर्मूला चार्ट तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि
आपको ध्यान दीजिएगा कि क्लास 9th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको प्रूफ करना होता है, और उन प्रूफ से आपको क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि बात करें ट्रिगोनोमेट्री, पूरा फॉर्मूला है। एपीजीपी पूरा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पूरी तरीके से फॉर्मूला पे बेस्ड है। बात करें पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, आपको ये सारे फॉर्मूला पे काम करते हैं। तो आपको तो मैथ वालों के लिए फॉर्मूला चार्ट बनाना तो बहुत नेसेसरी है। आप अभी से एक एक दिन हर टॉपिक को, हर चैप्टर को खोजिए और उससे जितने भी फॉर्मूला है उसको एक चार्ट पेपर पे बनाइए, लिखिए छोटे छोटे पॉइंट, जो भी छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, उन पॉइंट्स को नोट कीजिए और नोट करने के बाद से आप किसी वाल पे उसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप अपने वॉलपेपर में, मोबाइल के वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं। वो आपको बहुत फायदा दे सकता है। बार बार आप अनलॉक करने के आपकी जो हैबिट होती है उसमें बहुत बार आपकी एक बार तो आंख उस पे जाएगी, और क्या होता है ना कि बहुत बार जब हमारी निगाहें उस चीज पे जाती है तो वो चीज हमारे मेमोरी में कैप्चर हो जाता है। इसलिए फॉर्मूला चार्ट को आप वॉल पे पेस्ट कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स अदर सब्जेक्ट के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन इसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक यूज कीजिए। क्या होता है, बच्चे शॉर्ट नोट्स तो बनाते हैं लेकिन उसी कॉपी में बना लेते हैं। अब जब वो लास्ट टाइम आता है, जब वो पलटते हैं तो वो उनको शॉर्ट नोट्स दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने शॉर्ट नोट्स क्या किया, लास्ट नीचे में बना लिया, ऊपर में बना लिया, बीच में, सेंटर में कहीं पे बना लिया, तो वो शॉर्ट नोट्स दिखते नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, हर टॉपिक का जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसकी जो शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्टार स्टार देके जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उसको क्या करें कि एक सेपरेट नोटबुक में बनाए, ताकि लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट पे जब आप पलटे, एक एक पेज को पलटते चलें तो वो शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में छपता चला जाए। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए तो आप सेपरेट नोटबुक में बनाए। और ये वाली लास्ट वाली जो टॉपिक जो कि मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर वाले भी परेशान करते रहते हैं, आप भी खुद कंफ्यूज रहते हैं, आपके टीचर, पेरेंट्स, रिलेटिव सब आपको परेशान करते रहते हैं कि बाबू इतना घंटा पढ़ने से 10th बोर्ड नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई नहीं बता सकता कि कितना घंटा पढ़ने से आपका ये 10th बोर्ड निकलने वाला है। इसीलिए आप उन बातों पे ध्यान दे दीजिए कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। बाबू 2 घंटा पढ़ के भी आप 10th बोर्ड निकाल सकते हैं और 12 घंटा पढ़ के भी 10th बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो सिंपल सी इस बात पे फोकस करना खत्म कीजिए कि आपको कितना घंटा पढ़ना, 8 घंटा, 6 घंटा नहीं। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा पढ़ रहा हूं तो उसको प्योर रूप से पढ़ो। मतलब कि जो भी मैं बातें पढ़ा आज, जो भी मैं बातें पढ़ा उसको मैं कितना समझा। आप पढ़ने से ज्यादा समझने पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप समझे रहिएगा तो वहां पे आपकी जब एग्जामिनेशन टाइम आएगी तो यही बातें आपको हेल्प करेंगी। तो आप समझने पे ज्यादा फोकस कीजिए पढ़ने की जगह पे। तो आप रटने से ज्यादा समझने पे फोकस कीजिए। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जो भी पढ़ते हैं, जितना भी आपसे पढ़ा जाता है, जितना देर आप बैठा जाता है, उतना देर आप कम से कम कोशिश कीजिए कि जितना देर मैं पढ़ रहा हूं प्योर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं। ये ना कि किताब खुला हुआ है और गप्पे चल रही है, पता चला कि 6, 8, 12 घंटा पढ़ लिया और बातें कुछ नहीं निकल के आई, रिजल्ट कुछ ना निकल गया, सिर्फ और सिर्फ बातें हुई। और 15 जनवरी के बाद से जब आप सैंपल पेपर बनाने बैठिए, जब भी आप सैंपल पेपर बनाने बैठिए तो आप खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि भाई साहब 3 घंटा, 3 आवर्स, जब तक मैं सैंपल पेपर बना रहा हूं, आप इसके लिए सबसे अच्छा है आफ्टरनून का समय डिसाइड कीजिए। आफ्टरनून किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, कहीं पे एकांत में चले जाइए, छत के एक कोना पकड़ लीजिए, कहीं पे भी आप चले जाइए, लेकिन आप 3 घंटा पूरी तरीके से सैंपल पेपर को दीजिए। उसमें चाहे घर में कुछ भी हो जाए, अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको नहीं उठना है। तभी आप अच्छे तरीके से ये जो बातें हैं, जो तो ऊपर वाली बातें हैं जिसके लिए आप इतना देर तक वीडियो देखते चले आए, वो आप गेन कर पाइएगा। और इसके बाद से मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। भगवान करे कि आप 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में लाए और फिर मुझे कमेंट करके
जो बातें कहनी है कह सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, फिर वही बात, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।